हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात कर रहे थे ब्लॉक नंबर 3 यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, जिसका यूनिट नंबर 10 क्या था हमारे पास, SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस के बारे में कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस कैसी रही अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जैसे ये कंसेप्ट क्या है, ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें हमें क्या देखना है, एक तो ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैसी रही, दूसरा फैक्टर्स बिहाइंड दिस पुअर परफॉर्मेंस इन 2000s, मतलब जो हमारे पास ये टाइम पीरियड था LPG पॉलिसी की जस्ट बाद, ठीक है, उस टाइम पे हमें कुछ जो है पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिली SSI के अंदर। उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम देखेंगे। और लास्ट हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू रिमूव डिसेबिलिटीज। जो अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, उसके लिए हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाई, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेजर हमें 3 टॉपिक जो है वो डिस्कस करने हैं आज की वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस, हम सब जानते हैं चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, हमेशा ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस डिफर करती हैं, रिसोर्सेज डिफर करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंडस्ट्री को, एक सेक्टर को अफेक्ट करती है। तो जिस चीज की वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है ना अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लेवल की देखने को मिलती है। लेकिन ग्रोथ और परफॉर्मेंस दोनों ही क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं आ रही या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो इस बात का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम जो है उसमें लैग कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करना बंद कर देगी। तो इसलिए हम जो है वो ग्रोथ और परफॉर्मेंस दोनों को मेजर करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो वही देखते हैं। तो SSI सेक्टर इन इंडिया, जब मैं बात कर रहा हूं स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडिया, तो इन्होंने इस सेक्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इकोनॉमिकली ग्रोथ दिलाने में, इंडिया को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने में, पॉवर्टी एलिविएट करने में, ठीक है, डिफरेंट मेजर्स पे ना SSI ने जो है ना क्या किया है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इस सेक्टर्स के अंदर हमेशा जो यूनिट्स हैं, जो भी रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, वो हमेशा लगातार बढ़ती रही है, ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो वही चीज देखते हैं। तो SSI sector in India has played a very important role in the Indian economy. It had grown tremendously over the year, contributing to output and employment growth. जहां पे आउटपुट तो ग्रो हुआ ही हुआ, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी मिली हमें यहाँ पे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत बड़े लेवल पे हुई इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूनिट हैव स्टडीली इंक्रीज। जो रजिस्टर्ड यूनिट थी वो लगातार बढ़ती चली गई। पहले 16,000 थी 1950 में, यानी कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे मात्र और मात्र 16,000 यूनिट्स हुआ करती थी। फिर एक साल के मतलब एक साल बोल रहा हूँ, सॉरी, 11 साल के अंदर ही, यानी कि 1961 में ये कितना हो गया, 36,000 यूनिट्स हो गई, ठीक है, एंड 33.7 lakhs इन 2001, और 2001 में कितने हो गए, 33.7 lakhs। इन 2013-14 a number of units stood 499.5 lakhs, ठीक है। तो अब देखो अब इतनी है, अब फिलहाल जब हम दोबारा करेंगे सर्वे तो हो सकता है और ज्यादा हो जाए, ठीक है, और होंगी। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये MSME के अंदर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट्स डाटा ऑन रजिस्टर्ड यूनिट, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है जो भी रजिस्टर्ड यूनिट है उसको लेके डाटा कलेक्ट करती है, बेस्ड ऑन सेंसस पे बेस्ड है, फॉर अनरजिस्टर्ड यूनिट बेस्ड ऑन सैंपल सर्वे, और साथ साथ अनरजिस्टर्ड यूनिट भी देखती है सैंपल बेसिक पे कि कौन कौन से यूनिट है जो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं या फिर अनरजिस्टर्ड यूनिट्स जो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो टाइम के साथ, वक्त के साथ लगातार बढ़ती चली आ रही हैं, ठीक है। पहले कुछ हजारों में हुआ करती थी, अब कुछ लाखों में है,
ठीक है, कल को हो सकता है और ज़्यादा मात्राएं बढ़ती चली जाए, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी जो कम करनी थी, क्योंकि सब अगर मैं 1950 से पहले की बात करूं तो जो हमारी इकोनॉमी थी वो मेनली किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। फिर धीरे धीरे वहां से डिपेंडेंसी क्या हो गई, कम होनी शुरू हो गई, और बाकी सेक्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में जो डिपेंडेंसी वो बढ़ने लग गई, सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंसी बढ़ने लग गई। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिखती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट क्या आता है, इनिशियली गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स। जब हम स्टार्टिंग लेवल में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 1947 के टाइम पीरियड पे हमारी जो कंट्री थी वो आइसोलेट थी, मतलब हम जो है वो कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करते थे जितना हम आज करते हैं, या फिर 1991 की यानी कि एलपीजी पॉलिसी आने के बात करते हैं। उस टाइम पीरियड तक हमने जो ट्रेड है वो बिल्कुल कम कर रखा था ताकि हमारे डोमेस्टिक बिजनेस ग्रो हो। तो इसलिए जो इनिशियली जो गवर्नमेंट है ना, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स। जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ आइटम्स को रिजर्वेशन में रखा हुआ था, विच वर टू बी प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल सेक्टर, जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्मॉल सेक्टर के अंदर, ठीक है। और ये कितने थे हमारे पास, तो देयर वर 177 आइटम्स इन रिजर्व लिस्ट इन 1972, और जो कि 837 हो गई 1983 में। लेकिन अब जब से हमने 1991 की एलपीजी पॉलिसी अपनाई है उसके बाद से लेके अब तक वो जो रिजर्व्ड आइटम है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, और फिलहाल वो सिर्फ 239 है। मतलब ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं, ऐसे बहुत से गुड्स बनाए जाते हैं जो गवर्नमेंट जो है ना अपने पास रिजर्वेशन रखना चाहती है, कि क्योंकि भाई बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जो समाज के लिए खतरा भी होते हैं, ठीक है। तो उनकी ट्रेड, उनका इंपोर्ट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट जनरली खुद के पास रखती है, ठीक है, और कड़ी नजर रखती है उन चीजों के ऊपर। तो वही सेम चीज यहाँ पे थी। पहले तो ये गुड्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, चीजों का रेगुलेशन कम कर दिया। और वैसे हम पढ़ते भी हैं कि जब हम एलपीजी पॉलिसी की बात करते हैं, जैसे जैसे हम आज़ादी से आगे बढ़ते चले गए, यानी कि जैसे जैसे हम 1980 आया, 1991 आया, वैसे वैसे हम लोगों ने एक तरह से, फिर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन अपना क्या कर दिया, कम कर दिया बिजनेसेस के ऊपर से। अब जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर हैं, वो खुद अपनी इच्छा से गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। कैसे किस प्राइस लेवल पे सेट करना है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। गवर्नमेंट जरूर वहाँ पे एक तरह से आप ये मान लो कि सबऑर्डिनेट रोल प्ले कर सकती है, लेकिन जो रेगुलेटरी बॉडी थी ना गवर्नमेंट, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम होनी शुरू हो गई। वो चीज हमें यहाँ पे नजर आती है। इसके बाद क्या आता है, फैक्टर्स बिहाइंड दिस पुअर परफॉर्मेंस। हमें क्या देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दिखाई, ठीक है, जिनकी वजह से पुअर परफॉर्मेंस दिखाई गई इन 2000 आर आइडेंटिफाइड एज फॉलोस। इसमें पहला क्या आता है, ड्यू टू थ्रेट ऑफ कंपटीशन। पहले कंपटीशन से हमें क्या होती थी, दिक्कत होती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1991 वो टाइम पीरियड जब एलपीजी पॉलिसी लगाई गई, यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी कि अब इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट करना था हमें अपने गुड्स एक्सपोर्ट भी करने थे, फॉरेन गुड्स इंपोर्ट भी करने थे, फोन कंपनीज भी हमारे वहां आगे ट्रेड कर सकती थी, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस है उनका कंपटीशन बढ़ गया, और जब उनका कंपटीशन बढ़ा तो उन्होंने क्या देखा कि जो फॉरेन गुड्स हैं, ठीक है, वो सेम प्राइस लेवल पे या फिर उससे भी चीप प्राइस लेवल पे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन कंपटीशन की वजह से जो 2000 में हमें जो है ना डोमेस्टिक बिजनेस में क्या हुआ, बहुत ज्यादा हार्म हुआ। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो पहला क्या है, ड्यू टू थ्रेट ऑफ कंपटीशन, कि कंपटीशन का थ्रेट आया कि भाई कंपटीशन जो है बढ़ेगा, बहुत बड़े लेवल बढ़ेगा। न्यू एसएसआई, जो नई एसआई थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स, डिड नॉट कम अप इन लिबरलाइजेशन पीरियड इन कंपैरिजन टू प्री लिबरलाइजेशन पीरियड। यानी कि जो हमारे पास नई एसएसआई यूनिट थी उनके लिए और दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि अब उन्हें कंपटीशन वाले फेज में एंटर करना था। दे एडवर्सली अफेक्टेड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पर भी क्या पड़ा, एक बुरा प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि देखो जब भी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी लगाई थी कि अब जो है हम फॉरेन ट्रेड वगैरह भी करेंगे, फॉरेन बिजनेस हमारे वहाँ आगे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जिस चीज़ की वजह से जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस थे जिन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था, या फिर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें अपना नया बिजनेस लगाना था, ठीक है, वो इस चीज़ से पीछे हटने लग गए कंपटीशन की वजह से। और जब नई
इंडस्ट्री आएगी नहीं, ठीक है, नई फर्म्स नहीं आएंगी, नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ही फर्क पड़ेगा, वो भी कम हो जाएगी। तो वही सेम चीज यहाँ पे आया। दूसरा पॉइंट क्या आया, यूनिट्स दैट केम अप इन लिबरलाइजेशन पीरियड, वो यूनिट जो लिबरलाइजेशन पीरियड में आई, ठीक है, वर मोर कैपिटल इंटेंसिव, वो और ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव थी। कैपिटल इंटेंसिव क्यों थी, उसका रीजन भी समझ लेते हैं। क्योंकि जब हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करते हैं तो फॉरेन गुड्स या फिर जो फॉरेन प्रोडक्ट थे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट हुआ करते थे, इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे, या फिर कह सकते हो इतने बेहतर फीचर्स थे। किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज नहीं करते थे, वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते थे, यानी कि मशीनरी वगैरह यूज करते थे। तो ऐसे ही जो भी बिजनेसेस, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिबरलाइजेशन पीरियड के बाद आई, यानी कि 1991 के बाद आई, तो उस टाइम पे उन्होंने भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करना शुरू कर दिया। तो कैपिटल इंटेंसिव देन दोज इन अर्लियर पीरियड्स, लेकिन जो अर्लियर पीरियड्स में थे वो लेबर इंटेंसिव फॉलो करते थे, लीडिंग टू अ लोअर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब इसकी वजह से भी क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पर फर्क पड़ेगा, यानी कि नई फर्म्स आ नहीं रही है, आ भी रही है तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को नहीं मिल रही है। ये एक प्रॉब्लम बनी। फर्दर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुई एंड मॉडर्नाइजेशन बाय एग्जिस्टिंग यूनिट्स आल्सो लेड टू रिड्यूस डिमांड फॉर लेबर। अब मान लो कि एक तो नई फर्म जो नई फर्म है वो तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड फॉलो कर रही है, लेकिन एक डायलॉग होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब मान लो कि उसको देख के, नई फर्म्स को देख के जो पुरानी फर्म्स हैं, अगर मान लेते हैं उन्होंने भी, जैसे कि हुआ भी, उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी, वो भी धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गई कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे। ये देख के कि एक मिनट वेट करना, हाँ, तो मैं क्या करता, वो भी कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। अब कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे जब शिफ्ट होने लग गए तो हुआ क्या, जो भी एग्जिस्टिंग लोग थे, जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज थे, उनका भी ले ऑफ किया गया, फिर बेरोजगारी और बढ़नी शुरू हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़नी शुरू हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कम हो गई। तो बहुत सी दिक्कतें आ रही थी लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से उसके बाद। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि उसके फायदे नहीं हुए, उसके बहुत सारे फायदे भी थे। अब हर चीज के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, हमें कुछ कंसिक्वेंसेस भी हमें झेलने पड़ते हैं, वही कुछ कंसिक्वेंसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से बाय एग्जिस्टिंग यूनिट्स आल्सो लेड टू रिड्यूस डिमांड फॉर लेबर। धीरे धीरे लेबर की डिमांड जो है वो क्या हुई, और कम होनी शुरू हो गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, एसएसआई यूनिट, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स विच आर लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में लैक कर रहे थे एंड वर अनेबल टू बिकम कॉम्पिटिटिव, और जो कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे थे, बिकम sick and withdraw from the market, pushing the output and employment down। यानी कि जो भी नई एसआई यूनिट्स थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो अच्छे लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, या फिर प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रही थी, या फिर वो मतलब कई तो ऐसे बिजनेस हो गए थे नए जिनका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे वो जो मार्केट है वहां से विड्रॉ हो रही थी, बाहर जा रही थी, जिसकी वजह से हुआ क्या, जब एसएसआई बढ़ने की बजाय कम होनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस बाहर जाने शुरू हो जाएंगे मार्केट से, तो धीरे धीरे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और बढ़ती चली जाएगी, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। वही चीज यहाँ पे हुई, और आउटपुट का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई जब इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव भी लेने थे, कुछ पॉलिसीज चलानी थी, जिससे कि क्या हो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें मोटिवेशन मिले कि लिबरलाइजेशन जो है वो किसी भी बुरी सिचुएशन को लाने के लिए नहीं किया गया, वो कुछ अच्छे के लिए किया गया है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम सब डेवलप करें। तो उसको लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज चलाई वो देखते हैं। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू रिमूव डिसेबिलिटीज, यानी कि जो भी डिसेबिलिटीज हैं उनको खत्म करने के लिए कौन कौन से पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रन किए गए थे। पहला पॉइंट क्या आता है, क्रेडिट एंड फाइनेंस। तो बिल्कुल सही बात है, हम सब जानते हैं जो एसएसआई होता है, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत जल्दी लोन प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करता, नहीं देता है। उसका एक मेन रीजन ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो है नहीं, छोटा बिजनेस है, और छोटे बिजनेसेस के फेल होने के, यानी कि वो बिजनेस मान लो अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसके फेल होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही बात करते हैं तो हम जनरली ब्लू चिप्स कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब पता है ब्लू चिप्स कंपनीज, हाँ, ब्लू चिप्स कंपनीज का मतलब क्या होता है, लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रिस्क एपेटाइट है तो हम सब जानते हैं कि असली प्रॉफिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
में बनता है, क्योंकि एक लार्ज कैप का अपने प्राइस को डबल करना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप, क्योंकि वो बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो उसके लिए डेवलप करना क्या है बहुत ईजी है, वो बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हो सकता है, ठीक है, अगर तरीके से डेवलप हुआ तो। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो हमेशा कुछ चीजों को देख के लोन प्रोवाइड करते हैं कि भाई एक पर्सन है, ठीक है, वो लोन चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लोन चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी, तो जिस चीज की वजह से जो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो स्मॉल स्केल सेक्टर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन नहीं देती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इंटीग्रेटेड फाइनेंस सिस्टम चलाया, जिसके जरिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमें जो है इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं इनको शॉर्ट टर्म लोन भी मिले, अगर इन्हें कम टाइम में मान लो कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ डेवलपमेंट करनी है, फ्यूल्स के लिए पैसा चाहिए, वो सब इन्हें मिले, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में अगर इन्हें कोई मशीनरी डेवलप करनी है, कोई इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर किसी तरह का इनिशिएटिव लेना है, तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है उन्हें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो क्रेडिट एंड फाइनेंस की जरूरत सिर्फ बड़े बिजनेस को नहीं पड़ती, स्मॉल बिजनेस को ही पड़ती है। तो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम है उन्होंने लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल की कमी ना हो। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, मार्केटिंग असिस्टेंस। भाई मार्केट भी तो प्रोवाइड करना है। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, अब इसमें हो सकता है बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेम टाइप के गुड बना दी है, लेकिन फीचर्स डिफर कर सकते हैं ना। अब फीचर्स डिफर करेंगे तो उन फीचर्स को देखने के लिए भाई मार्केट भी जो है वो क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि हर एक स्मॉल स्केल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मार्केट हो जहां पे जाके वो अपने गुड्स को बाय और सेल यानी कि ट्रेड कर सकते हैं, तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो मार्केट का एग्जिस्टेंस होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, यानी कि हम सब ये देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक हाथों में जाकर रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, जिनको कोई भी इंपोर्टेड गुड चाहिए, इंपोर्टेड इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो उन्हें प्रॉपर तरीके से मिले, इस बात की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट एंश्योर करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, एक्वायर करने की कोशिश करते हैं या फिर पूरी तरीके से कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो बहुत बार क्या करते हैं, रॉ मटेरियल हटा सकते हैं मार्केट से, ठीक है, इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होने देते, बहुत से रीजंस हैं। तो ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट है वो इन चीजों का ध्यान रखती है, ऐसी पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम चलाती है, जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल वो प्रॉपर एलोकेट होंगे हर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बीच में, इंपोर्टेड कंपोनेंट जिनको चाहिए उनको मिलेगा, ठीक है, इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फोर्थ क्या आता है, टेक्निकल असिस्टेंस, यानी कि जिन भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कोई भी टेक्निकल ग्रोथ चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, एडवांसमेंट चाहिए, वो उन्हें मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, ठीक है, और प्रॉफिटेबल बना पाए अपनी इंडस्ट्री को। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, इंडस्ट्रियल ई-स्टेट। अब इसमें क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड एकोमोडेशन एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज ऑन अ रेंटल बेसिक। यानी कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कैपिटल की दिक्कत तो होती ही होती है और कुछ बेसिक फैसिलिटीज की भी दिक्कत भी है, एकोमोडेशन की भी दिक्कत है, तो उनको सारी चीजें मिलनी चाहिए रेंटल बेसिक पे, ठीक है, ताकि उन्हें भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। और ये सब फैसिलिटीज जो हैं, ये सारे पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट खुद इंश्योर करती है और हमेशा ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चलाती रहती है जिनके जरिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, वो मोटिवेट हो पाए, ठीक है। जैसे आजकल आप देखो स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, ठीक है, तो इसे भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत जैसे देश में सिर्फ जॉब सीकर्स की जरूरत नहीं है, जॉब क्रिएटर्स की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो कंसेप्ट समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी क्वेरी बच गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9667836336 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। आप जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।